नमस्कार, मैं रोज़िली गायकवाड़ आप सभी का इस विशेष पॉडकास्ट के खास एपिसोड में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है सहयोग मेड टॉक्स, जहाँ हम आपके लिए राय है, विशेषज्ञों की राय, विविध बीमारियों के संबंधित जानकारियाँ और जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, यानी कि हमारा नेत्र स्वास्थ्य। भारत में काफी लोग ऐसे हैं जो हर साल नेत्र संबंधित सामान्य लेकिन प्रभावशाली बीमारियां जैसे कि मोतियाबिंद, आंखों पे जाला आना यानी कि टेरिजियम, नासूर, डायबिटिक रेटिनोपैथी इत्यादि बीमारियों से प्रभावित है। ये सारी बीमारियां लोगों के स्वास्थ्य पर असर ही नहीं डालती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर होने से भी बचाती है। लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की नेत्र संबंधित बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अंधत्व प्रभावित करता है। भारत में एक स्टडी के अनुसार बताया गया है कि लगभग 2,70,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अंधापन प्रभावित कर चुका है। हालांकि नेत्र संबंधित इलाज और सर्जरीज बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जागरूकता अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और ट्राइबल इलाकों में काफी कम है। और इन्हीं सभी बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है सहयोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल बंसुर सर। नमस्कार सर, आज के हमारे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। तो सर, सबसे पहले मैं इस सेक्शन का स्टार्ट करना चाहूँगी उस विषय से, उस बीमारी से जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन बहुत नज़रअंदाज भी होती है, जिसका नाम है मोतियाबिंद। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मोतियाबिंद एग्जैक्टली क्या होता है और इसके क्या-क्या लक्षण हैं? मोतियाबिंद मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे सभी की आंखों में एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, जो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे जिसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है। इसे हम इस मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये आँख है, इसमें ये सामने का पर्दा है, ये अंदर में लेंस है और ये पीछे में रेटिना है। तो जब आँखों पर रोशनी पड़ती है, तो ये लेंस क्या करता है कि उसका फ़ोकस रेटिना पे करता है। जब ये ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब पारदर्शक रहता है। राइट। लेकिन जब जैसे-जैसे इसकी पारदर्शिता कम होती जाती है, मतलब उम्र के साथ-साथ, तो ये पकते जाता है। इसी को हम मोतिया या कैटरैक्ट कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं, वो ये है कि इसमें सबसे पहले दूर की नज़र हमारी कम होती है, जो दर्द रहित होती है, जिसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन दूर की नज़र धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसका एक और मुख्य लक्षण ये है कि जैसे हम अगर किसी लाइट की तरफ देखते हैं, तो कलरफुल छल्ले, मतलब रंगीन छल्ले हमें दिखाई देते हैं, कलर्ड हैलोज़ जिसे बोलते हैं। इसका एक और लक्षण है कि हमें एक की दो चीज़ें दिखाई देना, मतलब डिप्लोपिया, डबल विज़न जिसे आप डबल कहते हैं, विज़न। ये भी होता है उसमें। फिर आँखों के सामने काला धब्बा आना, ये भी उसका एक मुख्य लक्षण है। फिर बाद में जब ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, कैटरैक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है या मैच्योर हो जाता है, तो हमें दूर की और पास की दोनों जो चीज़ें हैं वो कम दिखाई देती है और आखिर में पूरा के मैच्योर होने के बाद सिर्फ़ लाइट परसेप्शन, मतलब सिर्फ़ हम लाइट देख पाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इतनी नज़र कम कर सकता है कैटरैक्ट। तो खास करते हो मोतियाबिंद जो बीमारी है, ऐसा देखा गया है कि अक्सर बुजुर्गों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो क्या ये बाकी लोगों को भी हो सकती है कि यंगर पॉपुलेशन में ही हो सकती है या मोस्टली ये उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है या होने वाली बीमारी है? देखिए, उसमें जो टाइप्स है मोतिया की, एज रिलेटेड, इट इज़ मोस्टली एज रिलेटेड डिज़ीज़, यानी कि सेनाइल कैटरैक्ट, जो एज बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन यंग लोगों में भी मोतिया बन सकता है अगर उनकी आँखों में चोट लगती है तो। चोट लगने के कारण क्या होता है कि आँखों का जो मेटाबॉलिज़्म है, जो फिज़ियोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो लेंस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए जो केमिकल पंप्स है, वो डिस्टर्ब होने के कारण यंग लोगों में भी ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। तो इसका मुख्य कारण है आँखों में चोट लगना। ऐसे भी कई केसेस देखे गए जिनमें डायबिटीज़ रहता है काफ़ी लंबे समय से, उनमें भी जल्दी मोतिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो भी ला लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम करने में मुख्य भूमिका रख सकता है। तो ट्रॉमा या किसी चोट लगने के अलावा क्या किसी को जन्म से भी मोतियाबिंद हो सकता है सर? या मोतियाबिंद जैसे ही कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो आगे चल के मोतियाबिंद का रूप लेते हैं? जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि कंजेनिटल कैटरैक्ट करके एक हमारे इसमें टर्मिनोलॉजी है, जिसमें बचपन से ही बचपन में
अगर बच्चे को एमएमआर करके हमने जो वैक्सीनेशन आपने देखा होगा राइट। कि मीजल मम्स एंड रूबेला, अगर रूबेला वैक्सीनेशन नहीं हुआ है बच्चे का तो कैटरेक्ट और रूबेला करके एक टर्म है वो बच्चे में हो सकता है। और भी बहुत सी कंडीशन है जो बच्चे में कंजेनिटल कैटरेक्ट डेवलप कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से ही आंखों में कैटरेक्ट का प्रमाण हो, तो हमें उसे जल्द से जल्द ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे ऑपरेट नहीं किया तो वो परमानेंटली आंखों की जो नज़र है बच्चे की वो कम कर सकता है, एम्ब्लियोपिया कर सकता है बच्चे में। ओके सर। और ऐसे बच्चों में क्या इलाज शुरू से मतलब पॉसिबल है, या किसी एक उम्र पे जाने के बाद बच्चों का हम इलाज करवा सकते हैं ऐसे बच्चों का? देखिए, प्रॉपरली कंजेनिटल कैटरेक्ट में क्या होता है कि उसे प्रॉपरली इवैल्यूएट करके जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो ये डिसाइड करते हैं कि कब तक इस ऑपरेशन को कर लेना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे में जो कैटरेक्ट है वो पूरी तरह से नज़र को बंद कर देता है। इसमें एंब्लियोपिया होने की मतलब लेज़ी आई होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है। हुँ। या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनमें थोड़ी-सी नज़र है, तो हम उनको उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, थोड़ा समय लेके भी ऑपरेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये सर्जन पे डिपेंड करता है और ये डिसाइड उसी को करना है कि कब तक ऑपरेट करना चाहिए बच्चे को। उसके कैटरेक्ट की सिवियरिटी और डेंसनेस देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि कब तक ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर दैट रीज़न जो पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन है, बच्चे का एग्ज़ामिनेशन है, आई एग्ज़ामिनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कब तक ऑपरेट कर सकते हैं। एक और फ़ॉलो-अप सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर। कंजेनाइटल मोतियाबिंद है, ऐसे जनरली बोला जाता है कि बच्चे जब तक 3 महीने के नहीं होते तो उनको नज़र नहीं आती है, ऐसा लोकल भाषा में बोला जाता है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे को इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर उसको कंजेनाइटल मोतियाबिंद हो रहा है? कैसा है कि एग्ज़ामिनेशन में जब डायलेटेड आँखों को डायलेट करके जब हम एग्ज़ामिन करते हैं, तो उसमें बच्चे को एग्ज़ामिन करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि उसके लेंस में ओपेसिटी आई है क्या? एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है कि अगर बच्चे में कैटरेक्ट नहीं है या मोतिया नहीं है, तो वो लेंस उसका क्लियर दिखाई देगा। या अगर कैटरेक्ट के लक्षण चालू हो गए हैं, तो हमें एग्ज़ामिनेशन में उसमें कैटरेक्ट के फाइबर्स या लेंस के ओपेसिफ़िकेशन वाले फाइबर दिखाई देंगे, तो हम उससे पता कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आई फिक्सेशन एक टर्म रहता है हमारी इसमें, कि बच्चा जब 3 या 4 महीने का नहीं होता है, तब तक आँखें प्रॉपर्ली फिक्स नहीं कर पाता है। उसके बाद ही उसकी आँखें का फिक्सेशन चालू होता है। तो आँखें का फिक्सेशन अगर एक बार चालू हो गया, मतलब 3 या 4 महीने के बाद, तो बच्चा कोई ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्टिव है, उसकी तरफ आँखें फिक्स करने लगता है। अगर हम उसे ऐसी चीज़ें नहीं उसे ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं और वो आँखें फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे के आँखों में कुछ तो कमी है या कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर हम उसे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए ले सकते हैं। तो उसमें अलग-अलग प्रकार के इवैल्यूएशन है, जैसे कि शॉर्ट जीएमए, यानी थोड़ा एनेस्थीसिया दे के उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसको सुन करके, मतलब बच्चे को सुन करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके से इवैल्यूएशन करके हम पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये सस्पेक्ट करना होगा कि बच्चा अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ आँखें फिक्स नहीं कर पा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी क्या होता है कि अगर प्रीमैच्योर बेबी है, मतलब अगर 9 महीने बच्चे को नहीं हुए हैं और उसको अगर ऑक्सीजन चेंबर में रखा है, तो उसमें रे रेट प्री रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी करके एक डिज़ीज़ है, वो भी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में भी उसकी नज़र कम होती है। तो बच्चे की नज़र का कम होना बहुत सारी कंडीशंस की तरफ इशारा कर सकता है, चाहे वो कैटरैक्ट हो, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी हो, रेटिनोब्लास्टोमा हो, बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअली में अगर वो फिक्सेशन नहीं कर रहा है या उसकी हिस्ट्री हमें इस तरफ इशारा कर रही है कि आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो उस हिसाब से एग्ज़ामिनेशन के बाद हम बता सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा प्रीमैच्योर है और उसको ऑक्सीजन चेंबर में अगर रखा है, तो उसकी जो आँखों की जो वेसल्स का जो डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है। उसकी वजह से रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी हो सकती है। तो कैटरेक्ट के साथ-साथ रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी को भी रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है ऐसे कंडीशन में। थैंक यू सो मच सर। हम सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर ने, स्पेशली कंजेनाइटल मोतियाबिंद के बारे में, कि एक इससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चा अगर किसी अट्रैक्टिव चीज़ पे नज़र फिक्स नहीं करता है, तो हमको उसको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए। तो सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है कि अक्सर ऐसे माना जाता है, स्पेशली गाँव में जो लोग रहते हैं, कि मोतियाबिंद पक जाने के बाद ही उसका ऑपरेशन करना चाहिए, उसके पहले करते हैं तो वो नुकसान हो जाएँगे। तो इस धारणा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या होता था कि जो पुरानी पद्धति थी ऑपरेशन की, उसमें क्या करते थे कि एक बहुत बड़ा इंसिजन लेके जो मोतिया जो पक जाता था उसको निकालते थे।
लेकिन अभी जो लेटेस्ट मशीनरी आ गई है, उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में भी कैटरेक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। एक्चुअली में कैटरेक्ट की कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, ग्रेडिंग होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड देन मैच्योर कैटरेक्ट। तो अब हम इस नई मशीनरी से फेको इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, उस नई मशीनरी से हम ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में भी ऑपरेट कर सकते हैं, इवन ग्रेड 1 में भी कर सकते हैं। में ये ज़रूरी नहीं है कि मोतिया को पूरा पका होना चाहिए। हम इवैल्यूएट करके प्रॉपर्ली उसका एग्ज़ामिनेशन करके ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा पकना चाहिए। गाँव में ये मान्यता रहती है कि पूरा पकाना चाहिए और फिर उसके बाद ही ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में गवर्नमेंट या काफ़ी दूसरे जो सेटअप है, उनमें ऐसे ही मरीज़ों को लेते हैं जिनका कैटरेक्ट पूरी तरीके से पक जाता है, उनके सेटअप के हिसाब से। लेकिन लेटेस्ट मशीनरी के हिसाब से हम उसको कम ग्रेड में भी ले सकते हैं, और फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति से करने पर उनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, मतलब आराम से हो जाता है। It will be a very soft and nice procedure to do. तो जैसे कि सर ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, क्या-क्या इलाज इसके लिए अवेलेबल है मोतियाबिंद के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर एक पेशेंट को रहती है कि मेरा इलाज किफ़ायती दर में हो जाएगा या नहीं। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि आँखों से संबंधित इलाज बहुत महँगा होता है। तो क्या किफ़ायती दाम में भी मोतियाबिंद का इलाज हम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। ये सभी के लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इनोवेशन हुए हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप हुई है, वो अभी सभी के रीच में है, सभी के लिए अफोर्डेबल है। किसी भी वर्ग का कोई भी इंसान जाके मोतियाबिंद का अच्छे से अच्छा ऑपरेशन कम से कम किफ़ायती दरों में कर सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से बुज़ुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, जो मोतियाबिंद से पीड़ित होते हैं, तो उनको हमेशा ये मन में झिझक रहती है कि मेरा इलाज अच्छे से होगा या नहीं। ऑपरेशन से कई बार बहुत बुज़ुर्ग लोग डरते हैं, तो क्या ये झिझक सही है? क्या कम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से हम ऑपरेशन कर सकते हैं मोतियाबिंद का? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमने ऐसे देखा कि बुजुर्ग लोग इस डर से ऑपरेशन नहीं कराने के लिए देखते कि उसमें दर्द होगा या तकलीफ होगी या उनको बहुत परेशानी होगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक डे केयर प्रोसीजर, शॉर्ट प्रोसीजर के जैसा रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को अच्छी तरीके से काउंसिल करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं, आँखों में ड्रॉप डाला जाता है। उसके बाद ओटी में ले जाने के बाद उसकी आँख के इर्द-गिर्द हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, पेरिबल्बार ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो उससे आँख सुन्न हो जाता है। सुन्न होने के बाद पेशेंट को पूरी प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं होती है, आराम से ऑपरेशन हो जाता है, और फिर ऑपरेशन होने के बाद पट्टी रहती है जो अगले दिन हम खोलते हैं, और उसके बाद फिर छुट्टी कर देते हैं। तो इट इज़ अ रिलेटिवली अ पेनलेस प्रोसीजर, बहुत दर्द रहित प्रोसीजर है और बहुत आसान प्रोसीजर है। तो इसमें वृद्ध लोगों को या जो भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सभी के रीच में है और आराम से होने वाला प्रोसीजर है। जी। तो आई एम श्योर इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि मोतियाबिंद का जो इलाज होता है काफ़ी किफ़ायती दर पे भी हो सकता है और काफ़ी कम दर्द सहन करके भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो सर अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अगली बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी सर। टेरिजियम या आँखों पे जाला आना, ये बहुत ही सामान्य सी बीमारी है लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ये क्या होती है सर? देखिए, टेरिजियम मतलब आँखों पे पर्दे का आना, जिसे हम नॉ कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद हिस्सा है, आँख का जो काला हिस्सा है, उस पे चढ़ना चालू होता है मांस की तरीके से। राइट। तो इसके अलग-अलग ग्रेड्स होते हैं। ये अगर शुरुआत में जैसे ग्रेड 1, थोड़ा अगर दोनों के बीच में है तो ग्रेड 2, अगर बीच में आ रहा है ज़्यादा तो ग्रेड 3, और ग्रेड 4 मतलब पूरा क्रॉस कर देना। तो ये जो पर्दा है, ये धीरे-धीरे आँखों पे चढ़ता है और नज़र को ज़्यादा बढ़ने पर कम भी कर सकता है। तो इसका जो मुख्य कारण वो ये है कि जो खेती-किसानी वाले लोग हैं, जो धूप में काम करते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ को ज़्यादा एक्सपोज़र होते हैं, उनमें ये ज़्यादा जल्दी दिखाई देता है, ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस होता है। इसे अगर समय पे नहीं निकाला गया, तो ये नज़र को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि प्रॉपर्ली एग्ज़ामिनेशन करके हमें इस पर्दे को हटाना चाहिए। अगर सर्जरी के द्वारा इसे हटा लिया गया, तो ये बाद में नहीं बढ़ता है और इसके आने के वापस से चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें आँखों पे पर्दा आ जाता है, जो मांस होता है वो बढ़ने लगता है। तो ये एक ही प्रमुख लक्षण है या कोई और भी लक्षण है जैसे कि आँखों में दर्द या सूखापन ऐसे कोई दूसरे लक्षण?
देखिए, पर्दा जब बढ़ता है या जब ज़्यादा ग्रेड का हो जाता है तो आँखों में एक लालिमा दिखाई देती है और आँखों में ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा प्रमाण हमको देखने में मिलता है और आँखों में थोड़ा-सा हल्का चुभन वगैरह भी पेशेंट कभी-कभी कंप्लेन करते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें आँख के पर्दे पर दिखाई देते हैं, पर्दे में। और जैसे कि आपने बोला सर कि जो लोग हैं, जो यूवी एक्सपोज़र जिनको ज़्यादा रहता है, जो बाहर धूप में ज़्यादा काम करते हैं, वो हाई रिस्क पे रहते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी दूसरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको टेरिजियम हो सकता है? हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पॉपुलेशन को हो जो धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों में भी ये हो सकता है। हालाँकि इसका प्रोग्रेस हो सकता है तो थोड़ा कम हो, मतलब धीरे-धीरे बढ़े, लेकिन नॉर्मल लोगों में जिनमें नॉर्मल जो पेशेवर लोग हैं, उनमें भी ये तकलीफ़ हो सकती है। तो सर क्या इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? क्या ये किसी दवाई से ठीक हो सकता है टेरिजियम, या सर्जरी ही इसका इलाज है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जब पर्दा बढ़ता है तो कुछ हमको दिक्कतें होती है, जैसे आँखों में लालिमा होना, ड्राइनेस होना, ये तो ड्रॉप से कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जो पर्दा अगर आ गया है आँख पे, उसको सर्जिकली ही निकालना पड़ता है, यही एक इसका इलाज है, ज़्यादा ग्रेड पड़ने पर। जैसे ग्रेड 1 जैसे बहुत शुरुआती दौर में अगर ग्रेड 1 है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहना है। ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में हम एडवाइस करते हैं कि पर्दा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 4 होने पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है पेशेंट को। इसलिए सर्जरी ही इसका एक लास्ट ऑप्शन है, इलाज है। जैसे कि सर से हमने जाना कि टेरिजियम सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं होता है जो बाहर खेतों में काम करते हैं, या जिनको सन एक्सपोजर या यूवी लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरे लोगों को भी हो सकता है। सर इसमें एक और काफ़ी कॉमन भ्रांति देखी गई है जो लोगों में रहती है कि एक बार अगर हमने टेरिजियम का ऑपरेशन कर लिया तो बार-बार टेरिजियम आता है। तो क्या ये सही है सर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन के अलग-अलग प्रकार होते हैं टेरिजियम हुँ। के। जैसे कि मांस निकाल के हम अगर उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, टेरिजियम का मांस आपने निकाल दिया पर्दे का और उसे वैसे ही छोड़ दिया, बेयर स्क्लेरा टेक्निक जिसे कहते हैं, तो उसमें मांस के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम जैसे जिस पद्धति से करते हैं उसमें मांस को निकालने के बाद हम दूसरी जगह से ग्राफ्ट लेके जो मांस निकालने के बाद जो जगह खाली रह गई है उस पे चिपका देते हैं, उस पे लगा देते हैं। तो वापस से फिर मांस के आग पे चढ़ने के प्रमाण या जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं इस पद्धति से। इसे कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ कहते हैं, मतलब टेरिजियम एक्सीजन विथ कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ इस पद्धति का नाम है। और ये भी पद्धति हमें लोकल ब्लॉक में ही हम करते हैं। जैसे हमने मोतिया में डिस्कस किया था कि आँखों को सुन करके पेरिबल्बार ब्लॉक देके इस प्रोसीजर को किया जाता है। तो ये भी रिलेटिवली पेनलेस ही होता है, मतलब दर्द रहित ही होता है ये भी प्रोसीजर। तो जैसा कि सर ने हमें बता दिया कि मोतियाबिंद क्या होता है, इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, और इसका जो इलाज है काफ़ी किफ़ायती दर में भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया है कि इसकी रिकवरी किस तरीके से होती है? तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर्जरी के बाद क्या-क्या सावधानियाँ एक पेशेंट को बरतनी चाहिए और रिकवरी कितने जल्दी हो सकती है? मोतिया के ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद ओटी से बाहर आ जाता है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि पेशेंट को हम ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है, उस करवट पे नहीं सोना है। सीधा सोना है या दूसरी तरफ सो सकते हैं। आपको उस दिन सादा खाना लेना है, मतलब दाल, चावल, खिचड़ी वगैरह जो डाइजेशन में आसान है, जिससे पेशेंट को ज़ोर ना पड़े। ज़रूर। उसको कुछ टैबलेट्स दी जाती है, वो एज़ प्रिस्क्राइब्ड उनको लेना है। फिर आराम करना है, मतलब ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। वॉशरूम में भी उठते-बैठते वक़्त ज़ोर नहीं लगना चाहिए। ये जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, उस दिन के इंस्ट्रक्शन है। उस तरीके से। अगले दिन हम फिर पट्टी खोलते हैं। पट्टी खोलने के बाद उसे क्लीन किया जाता है आँख को, ऑपरेशन वाली, और फिर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि सर से पानी ये बंद रहता है पेशेंट को 1 महीने तक। एक आप नहा सकते हैं लेकिन बिलो शोल्डर यानी कंधे के नीचे से। आँख सर के ऊपर से पानी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि सर का जो धूल-मिट्टी है वो आँख में नहीं जाना चाहिए। 1 महीने तक आँख जो है वो बहुत नाज़ुक स्थिति में रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये हम बताते हैं कि सर के ऊपर से पानी मत लो। दूसरा सबसे ज़रूरी है कि आँख में हाथ, कपड़ा कुछ नहीं लगाना है, पोंछना नहीं है आँख को। क्योंकि आँख को अगर आप हाथ लगाएँगे, कपड़े से पोंछेंगे तो धूल-मिट्टी आँख में चली गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काला चश्मा, एक काला चश्मा रहता है पेशेंट को हम देते हैं ऑपरेशन के बाद, जिस 3 वे प्रोटेक्शन रहता है, तीनों तरफ से बंद रहता है, तो वो धूल, मिट्टी, धूप हर चीज़ से बचाता है। डार्क गॉगल जिसे कहते हैं, वो भी पेशेंट को दिन भर लगाना चाहिए, रात में सोते वक़्त निकालना चाहिए। ये हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। दिन भर इसलिए लगा क्योंकि अगर पेशेंट अभी हमको कभी-कभी पूछते हैं कि अगर हम घर में बैठे हैं आराम से, तो भी सर हमको लगाना चाहिए कि चश्मा बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
पेशेंट जो हमारे दादा-दादी लोग रहते हैं, उनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, तो खेलते वक़्त आँखों पर हाथ मार सकते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए वो चश्मा दिन भर लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये है कि जो हम ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो बराबर उसी आँख में जाना चाहिए जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है। तो ये अलग-अलग सर्जन अलग-अलग तरीके से ड्रॉप्स देते हैं। ये जैसे-जैसे एडवाइस करते हैं, वो बराबर डालना चाहिए। पूरे 1 महीने तक इनका कोर्स रहता है। फिर जब-जब हम पेशेंट को बुलाते हैं, रेगुलर फ़ॉलो-अप्स करने चाहिए। उसमें हम पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं कि पेशेंट की नज़र कितनी इम्प्रूव हुई है, लालिमा कितनी कम हुई है, पेशेंट को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, वो ड्रॉप बराबर डाल रही है कि नहीं, ड्रॉप खत्म तो नहीं हो गए या उसमें कुछ कमतरता तो नहीं आ गई, ये सब हम जाँचते हैं। और फिर 1 महीना होने के बाद, पूरा कंप्लीट ये 1 महीना प्रिकॉशन लेने के बाद हम चश्मे का फाइनल नंबर देते हैं। चश्मे का फाइनल नंबर देने के बाद पेशेंट की दूर की और पास की दोनों नज़र अच्छी हो जाती है। तो ये जो चश्मा है, ये भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप कंटिन्यू पहनिए। ये ऑपरेशन वाली आँख को बचाएगा भी और नज़र भी बढ़ाएगा, उस हिसाब से। ये सारी जो प्रिकॉशन है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डाइट। तो पेशेंट हमको डाइट के बारे में बहुत पूछते हैं। तो ऑपरेशन के बाद हमारी तरफ से ऐसा कोई ख़ास प्रोहिबिशन नहीं रहता है डाइट में। हम पेशेंट को ऐसा कुछ प्रोहिबिट नहीं करते कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। पेशेंट को हम ये एडवाइस करते हैं कि एकदम कड़क चीज़ मत खाइए। या हाँ, जैसे जो चबाने में जिसको तकलीफ़ हो या ऐसी चीज़ें मत खाइए जो कफ़ यानी खाँसी प्रोड्यूस करे, जैसे दही वगैरह या अचार वगैरह। बाकी घर का सादा पका खाना जैसे बाकी सदस्य खा रहे हैं, पेशेंट भी खा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं होती है ऑपरेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको सर ने दी है। ऑपरेशन भले ही हो जाए लेकिन सावधानियाँ बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी और फ़ास्ट रिकवरी के लिए। टेरिज्म के बारे में हमने लक्षण भी समझ लिए, क्या होता है ये भी जान लिया। लेकिन सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या टेरिज्म की वज़ह से किसी को अंधापन भी आ सकता है? जी, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने जैसे बात की थी कि टेरिज्म के या प पर्दे के अलग-अलग ग्रेड्स होते हैं। तो इसमें अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो जाता है, मतलब आँखों की जो बीच की पुतली है, अगर जो जो पर्दा तो चढ़ रहा है, टेरिज्म चढ़ रहा है, अगर ये बीच की पुतली को पूरा क्रॉस कर दिया, तो इसमें नज़र काफ़ी कम हो सकती है पेशेंट की। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ऑपरेट कर लेना चाहिए। ग्रेड 4 या ग्रेड ज़्यादा बढ़ने की राह नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा नज़र कम हो सकती है। ग्रेड 4 की एक और दिक्कत ये होती है कि उसको निकालने के बाद सामने का जो पर्दा है, उसमें मांस के कुछ निशान रह सकते हैं, जिसे कॉर्नियल ओपेसिटी हम कहते हैं। तो ये निशान भी आँखों की नज़र को बाद में ऑपरेशन के बाद कम कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये ज़रूरी है कि हम कम ग्रेड में ऑपरेट कर लें। तो जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, "अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन"। तो जैसे ही हमें टेरिज्म के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, हमें तुरंत से डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना चाहिए। तो सर आगे बढ़ते हैं अगली बीमारी की ओर। नासूर के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये क्या होता है? जी, नासुर में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे सभी की आँखों में एक अश्रु थैली होती है, जो आँखों के जो अश्रु है, उसे नाक के रास्ते गले में पहुँचाती है। तो अगर किसी कारणवश ये जो पूरा रास्ता है, इसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ गया, तो आँखों से जो आँसू है, वो नाक के रास्ते गले में ना उतर के वापस आँखों से आने लगते हैं, इस ब्लॉकेज की वजह से। अगर ये ब्लॉकेज शुरू-शुरू में क्या होता है कि आँखों में से साफ पानी आता है, मतलब आँसू जैसा। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक ये ब्लॉकेज अगर बना रहा, तो इसमें इन्फेक्शन होके इसमें से पस आने लगता है, जो आँखों के लिए हानिकारक होता है। अगर किसी में मोतिया है और अगर उसमें नासूर भी है, तो हमको इसी कारणवश पहले जो है, नासूर का ऑपरेशन पहले करना पड़ता है, मोतिया का बाद में करना पड़ता है क्योंकि ये पस मोतिया के ऑपरेशन को खराब कर सकता है। खराब कर सकते हैं। जी, इसलिए ये नासूर है जिसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो काफ़ी डेंजरस ये सिचुएशन हो जाता होगा तब। और सर जैसे कि आपने बताया कि मोतिया और नसफ साथ में होता है, तो ये बहुत से लोगों को होता है या मतलब जो हाई रिस्क पे रहते हैं उनको दोनों बीमारियां एक साथ हो सकती है? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि मोतिया के लक्षण तो हर एक लोगों में मतलब 55 या 60 के बाद दिखाई देते हैं। तो जब मोतिया के लक्षण लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर उनको काफ़ी लंबे समय से अगर आँखों में आँसू भी आ रहे हैं, तो हम ये नासूर की कुछ जाँचें रहती है, सैग सिरिंजिंग रोप्लास मतलब आँखों के इस ये जो थैली है, उसे दबा के हम देखते हैं कि आँखों से पस आ रहा है क्या या पानी आ रहा है क्या? अगर मोतिया के पेशेंट में ऐसा पानी या पस आ रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसे नासूर की भी तकलीफ है। नासुर की भी मतलब तकलीफ है। नासूर की जो जो जाँच है या नासूर जो मिलता है हमें, ये मोतिया के पेशेंट में ही दूसरी जाँचें करने से मिलता है। ओके। या
अगर पेशेंट बहुत दिनों से आँसुओं की तकलीफ लेके आ रहा है, यानी आँखों से पानी आ रहा है, उसे 2-3 महीने से लगातार पानी आ रहा है, दिन भर आते रहता है, तो हमें नासूर की जाँच करके ये कन्फर्म करना चाहिए कि उसे पेशेंट को नासूर है या नहीं। इस तरीके से मतलब ये दोनों साथ में नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में साथ में मिल सकते हैं, मोतिया और नासूर। सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये नासुर की जो बीमारी है आँखों में किसी चोट लगने के कारण भी हो सकती है या सिर्फ़ हर बार जो है अश्रुग्रंथि ब्लॉक होने की वजह से ही होती है? हाँ, देखिए चोट लगने के कारण भी हो सकती है, लेकिन ऐसा काफ़ी कम केसेस में होता है। चोट जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, उसके आँख के पास में चोट लग गई और जो अश्रू नलिका है वो कट गई, तो आँसू जो है वो नाक के रास्ते नीचे नहीं उतर पा रही है उस अश्रू नलिका के कट जाने की वजह से। तो ऐसे पेशेंट में भी आगे चल के नासूर की हाँ। तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जिनमें आँखों का इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से है, क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस एक टर्म है, मतलब आँखों का आना बहुत लंबे समय से अगर उसे ये तकलीफ है या आते-जाता रहता है, तो उसमें ये जो नलिका है, ये बुझ जाने के या बंद होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों में नासूर के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं नॉर्मल लोगों से। हाँ, लेकिन जो चोट लगने के कारण नासूर के होने के चांसेस काफ़ी कम है। काफ़ी कम है। ओके। सर, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार बुज़ुर्गों को नॉर्मली भी शिकायत रहती है कि आँखों से पानी आ जाता है। तो क्या ये आगे चल के नासुर का रूप ले सकता है? नहीं, देखिए आँखों में से अगर आँसू आ रहे हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मतलब एलर्जी की वजह से आँसू आ सकते हैं, काला मोतिया ग्लूकोमा की अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से आ सकते हैं। आँखों में अगर तनाव है, आँखों में अगर प्रॉपर नंबर नहीं मिल रहा है चश्मे का, तो आ सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं। तो ये जो नासूर की वजह से जो पानी आता है, ये क्या है कि लॉन्ग टर्म और कंटीन्यूअस आता है। बाकी जो पानी है वो आँखों पे तान पड़ने की वजह से आएगा, लेकिन नासूर का जो पानी है, वो आपको दिन भर पेशेंट बोलेगा कि मुझे दिन भर आँखों में आँसू जैसा लगता है, या अगर आँखों को थोड़ा-सा भी हाथ लगाता हूँ तो आँसू जैसा नीचे टपक जाता है। नासूर में इस प्रकार का पानी आता है, तो हमको ये एग्ज़ामिन करके डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि नासूर का पानी है या दूसरी वजहों से आ रहा है। तो ये हम एग्ज़ामिन करके, यानी प्रॉपर्ली हमारे सेटअप में एग्ज़ामिन करके या उसकी जाँच करके हम बता सकते हैं कि ये नासूर की तकलीफ़ है या दूसरी कोई तकलीफ़ है, ऐसा। बहुत अच्छी जानकारी दी है आज हमें सर ने कि नासुर को और नॉर्मल किसी दूसरी एलर्जी वगैरह की वजह से पानी कैसे आता है, इसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं इजीली। तो सर, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डीसीआर की सर्जरी के बाद आँखों की गतिविधि या नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें हो सकती है या नहीं? जी, डीसीआर की जो सर्जरी है, वो रिलेटिवली काफ़ी सेफ़ है। मतलब इसकी वजह से दृष्टि पे या नाक में कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे चल के पेशेंट को भी दृष्टि रिलेटेड आँख संबंधी दिक्कत नहीं होती है, डीसीआर के ऑपरेशन के बाद। थैंक यू सर। तो ये बहुत ही कॉमन भ्रांति है जो लोगों को रहती है कि आँखों का ऑपरेशन किया है और उसमें नासुर की जैसी बीमारी है अगर, तो मेरी आँखें अफ़ेक्ट हो जाएँगी या मेरी नाक की नसें अफ़ेक्ट हो जाएँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी सर कि जो डीसीआर की सर्जरी है, उससे रिलेटेड हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर्जरी के बाद? डीसीआर की सर्जरी के बाद जो प्रिकॉशन लेने काफ़ी हद तक तो कैटरेक्ट के जैसे ही है, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट ये ऐड पॉइंट है कि उसमें आपको छींकते या खाँसते वक़्त ज़ोर नहीं लगाना है। क्योंकि नाक से रिलेटेड सर्जरी रहती है तो उस हिस्से पर ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें भी सर के ऊपर से ओवरहेड बाथ बंद रहता है, कंधे के नीचे से ना आना है। आँख में जहाँ पे टाँके हैं, जिसके आँख के पास में करीब में, वहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, कपड़ा नहीं लगाना है, और डाइट थोड़ा सॉफ्ट रखना है आपको। ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे गला खराब हो, जिससे कफ हो, खाँसी हो, ऐसी चीज़ें नहीं खाना है, और छींकते-खाँसते वक़्त ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर से इन 3 बीमारियों के बारे में हमने जान ही लिया कि क्या-क्या लक्षण होते हैं, क्या इनके इलाज के ऑप्शंस होते हैं और रिकवरी किस तरीके से होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ हमको सर ने जानकारी ये भी दी है कि प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे के सेक्शन की ओर, जिसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अन्य जो कॉमन नेत्र समस्या है वो क्या है? तो अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग आजकल मोबाइल या कंप्यूटर पे अपना ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ही इन सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उनको क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए? देखिए, मोबाइल और लैपटॉप तो आजकल जीवन का एक हिस्सा है, तो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं मोबाइल यूज़ करते वक़्त। मोबाइल में क्या है कि उसमें जो अंधेरे में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए मोबाइल को। मोबाइल को प्रॉपर रूम लाइट में ही यूज़ करना चाहिए ताकि आँखों पर उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो आँखों पर कम आए,
उससे दिक्कत कम हो। और मोबाइल यूज़ करते हो तो उसमें एक ब्लू लाइट फ़िल्टर रहता है हर एक इसमें, आई कम्फर्ट शील्ड करके, राइट। उसे हमेशा ऑन रखना चाहिए ताकि वो जो ब्लू रेज़ है उसे मिनिमल कर दे। जिनका काफ़ी लंबे समय तक लैपटॉप यूज़ होता है, जिनमें 6-6 घंटा, 7-7 घंटा जिनको बैठना पड़ता है, वो एक नॉन रिफ्रैक्टिव मतलब ज़ीरो पावर का एक चश्मा बना सकते हैं जो ब्लू कट में रहेगा, जिसमें ब्लू लाइट फ़िल्टर लगा रहेगा। तो जब लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब वो यूज़ कर सकते हैं और फिर खाली टाइम में उसको निकाल सकते हैं, फॉर दैट रीज़न ओनली। लैपटॉप में भी जो स्क्रीन है उसका कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस कम रखना चाहिए। उसमें अगर आप कंटिन्यू बैठ रहे हैं, मतलब उठने का अगर टाइम नहीं मिल रहा है, तो लैपटॉप में यूज़ करते वक़्त एक 20-20 करके एक एक्सरसाइज़ रहता है, जिसमें हम बैठे-बैठे 20 फीट दूर के एक ऑब्जेक्ट को फ़िक्स कर सकते हैं, उसकी तरफ 20 सेकंड तक देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स है आँखों की, वो रिलैक्स हो जाती है। मतलब आँखों को रिकवर करने में लिए टाइम मिल जाए। टाइम मिल जाता है। ऐसा, ये थोड़े कुछ प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रिक बताई है सर ने हमें। 20-20 जो आपने रूल बताया है, आई एम श्योर कि हम सभी लोग इसको अच्छे से फ़ॉलो कर पाएँगे और बिल्कुल आई कम्फर्ट शील्ड या जो यूवी चश्मे, यूवी प्रोटेक्टर चश्मे जो सर ने बोले हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल कंजक्टिवाइटिस जो है, वो भी देखा गया है कि आते-जाते रहता है और इसके वजह से भी काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए प्लीज़। कंजंक्टिवाइटिस जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में आँख आना भी कहते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर जो सीज़न है, उसमें ज़्यादा फ्लेयर अप होके आता है। एक्चुअली ये वायरल रहता है, एडिनो वायरल रहता है। तो वायरसेस की क्या टेंडेंसी होती है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर जब बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो फ्लेयर अप होने लगते हैं। तो उस ड्यूरेशन में आँख आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आँख आने के बाद आपको ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि ये संसर्गजन्य है, मतलब दूसरे को हो सकता है। लेकिन हमारी जो कॉमन भ्रांति है कि डायरेक्ट देखने से होता है तो काला चश्मा पहनना चाहिए, वो नहीं है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इट इट स्प्रेड्स फ्रॉम आई टू हैंड एंड देन आई कॉन्टैक्ट। यानी अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है, उसकी आँखों से सिक्रेशन आ रहा है, उसने आँखों को हाथ लगा दिया और वो टेबल पे रख दिया, उसी टेबल पे दूसरे ने हाथ रखा और वो आपस आँखों को लगा दिया, तो ऐसे वो ऐसे फैलता है। तो इसलिए हमें कॉमन जो प्रिकॉशन ये लेना है कि बार-बार हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश रखना है बार-बार, आँखों को टच नहीं करना है, आपके जो कॉमन यूटेंसिल्स है, मतलब टॉवेल, आपका हैंकरचिप थोड़ा सेपरेट रखना है उस ड्यूरेशन के लिए जब जब तक। और ये कैसा है कि सेल्फ लिमिटेड है, मतलब खुद से ठीक होने वाला डिजीज़ है। लेकिन फिर भी आपको आई चेकअप करवा लेना है एक बार, ताकि उससे संबंधित कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है वो देखने के लिए, ताकि रूल आउट हो जाए कि ये सिर्फ़ कंजंक्टिवाइटिस ही है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा। ओके सर। तो अगली बहुत ही कॉमन जो नेत्र समस्या है वो बच्चों से रिलेटेड है। आजकल की बिज़ी लाइफ़ में, व्यस्त लाइफ़ में छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर टीवी, मोबाइल इनके ऊपर ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। तो सर जब बच्चे छोटे होते हैं उस एज में भी आजकल देखा गया है कि नेत्र समस्याएँ ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है वो क्या सावधानियाँ बरत आजकल हमने देखा है कि बच्चों की ये टेंडेंसी हो गई है कि मोबाइल लेके काफ़ी बैठ जाते हैं। तो मोबाइल में फिर जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, अंधेरे में देखने लग गए हैं। तो अ, आँखों का ये एडैप्टेशन हो जाता है कि आँखों को ये लगता है कि जो पास की चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है, दूर की चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बच्चों में दूर की जो नज़र है, उसका कम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए आजकल। तो चश्मा लगने के जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ेज़ की वज़ह से। तो ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना है पेरेंट्स को, कि देखना है कि बच्चे का जो मोबाइल टाइमिंग है, वो कम हो, वो ज़्यादा ना दिखे। उसमें कॉन्ट्रास्ट जो ब्राइटनेस है वो कम रखे, ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन रखे, अगर वो देख रहा है तो अंधेरे में ना देखने दे। ये थोड़ा बच्चों के प्रति जागरूक रख के पेरेंट्स को करना ही चाहिए। तो एक्चुअली मतलब एक हिसाब से आजकल एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, टीवी इज़ बेटर। हम कहते थे हमारे ज़माने में कि टीवी मत देखो। राइट। अब हम ये बोलते हैं कि आप मोबाइल कम कर दो, टीवी इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। दैट टू यानी वो भी एक डिस्टेंस है और ऑब्लिक देखेंगे तो टीवी के बारे में, लेकिन मोबाइल तो कम करना ही चाहिए। और ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए पेरेंट्स को कि उसका टाइमिंग कम कर दे मोबाइल का। बस थैंक यू सो मच सर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये सभी पेरेंट्स के लिए और आई एम श्योर सभी इन सावधानियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों से बचाएँगे। तो अगला सेक्शन हमारा रैपिड फायर का सेक्शन है। तो सर मैं एक स्टेटमेंट रीड करूँगी, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है और ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत ही कॉमन मिथ्स है जो हम सभी के अंदर होते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है अधिक पढ़ने या मोबाइल देखने से चश्मा लग जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए अब विथ विथ प्रॉपर प्रिकॉशन
अगर हम सावधानी लेके अगर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो चश्मा लगने के चांसेस कम रहते हैं। पढ़ाई में भी हमें ये ध्यान रखना है कि कम लाइट में नहीं पढ़ना है। अगर हम कम लाइट में पढ़ रहे हैं, तो आँखों पे तान आ सकता है, आँखों पे तान आएगा तो फिर आँखें एडजस्ट करने को दिखेगी और फिर चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाएँगे। मोबाइल भी मैंने जैसे डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लेके अगर मोबाइल देख रहे हैं, तो चश्मा लगने के चांसेस कम हो जाएँगे। अंधेरे में, कम लाइट में पढ़ेंगे, तो चश्मा लग सकता है, लेकिन अगर प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा। ओके, अगला स्टेटमेंट है, चश्मा एक बार लग गया तो ज़िंदगी भर पहनना पड़ेगा और आँखें आलसी हो जाती है। देखिए ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अ, चश्मा निकालने के या हटाने की भी काफ़ी प्रोसीजर्स है, जो जैसे किसी-किसी को काफ़ी कम उम्र में चश्मा लग जाता है। लेकिन 23-24 ईयर्स के बाद लैसिक करके एक प्रोसीजर है, जिससे हम चश्मा हटा सकते हैं, जिससे चश्मा पूरी तरह से निकल सकता है। और कंटिन्यू अगर चश्मा पहन रहे हैं, यानी जितना नंबर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है और अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो चश्मे का पावर बढ़ने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। मेंटेन रहेगा नहीं। जो नंबर। हाँ जी। अगला स्टेटमेंट है, यदि एक आँख में मोतियाबिंद हो गया तो दूसरी आँख भी जल्दी खराब हो जाएगी। नहीं, दूसरी आँख खराब मतलब हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि एक आँख में मोतिया है, लेकिन उसी के जैसा या उसी के ग्रेड का दूसरी आँख में मोतिया है या नहीं है या कम है। कभी-कभी क्या होता है कि एक आँख में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है मोतिया, लेकिन दूसरी आँख रिलेटिवली नॉर्मल रहती है। तो ये एग्ज़ामिन करके हम पता कर सकते हैं कि दूसरी आँख का स्टेटस क्या है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर एक आँख में मोतिया हो गया है, तो दूसरी आँख में भी जल्दी हो जाएगा या दूसरी आँख का भी जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक आँख का ऑपरेशन होने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 6 महीने में या साल में 1 बार दिखाते रहिए। अगर दूसरी आँख में मोतिया है, तो हम उसका प्लान कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है, आँखों के व्यायाम या योग से चश्मा उतर सकता है और चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। ये तो एक कॉमन भ्रांति है। मतलब ये गलत है कि चश्मे के मतलब नंबर उतारने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं। एक्सरसाइज। हाँ, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ है जिससे मतलब आँखों का जो मूवमेंट है वो उसको मतलब स्मूथ रखने में मदद करती है, लेकिन च एक्सरसाइज़ेज़ से चश्मे का नंबर हट जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके। स्टेटमेंट 5, आँखों की सफाई के लिए नींबू या घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। ये भी गलत है। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें कोई भी चीज़ जो आँखों के बाहर से आ रही है, वो आँखों के लिए फ़ॉरेन बॉडी ही रहती है। और तो ऐसी चीज़ें यूज़ करने से आँखों का नुकसान ही होता है फ़ायदे से ज़्यादा। तो ये न कॉमनली नहीं करनी चाहिए। अगर आँखों में कुछ चोट लग जाती है या आँखों में कुछ चला जाता है, तो पहली बार तो आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए और दूसरा कुछ भी घी या नींबू रस या कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर की लग रही है, वो नहीं डालनी चाहिए। इसको डालने से जो आँखों की जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम वो ज़्यादा बढ़ सकती है गम होने के बनिस्बत। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इन सभी 3 इम्पोर्टेंट बीमारियों के बारे में और अन्य नेत्र समस्याओं के बारे में भी हमें बताने के लिए, और जो भी कॉमन भ्रांतियाँ हैं, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, जैसे कि घरेलू इलाज से आँखें ठीक हो सकती है या योग या व्यायाम से चश्मा निकल सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको बताने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए। तो सर, एक कोई लास्ट टेक अवे मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप देना चाहेंगे? टेक होम मैसेज यही है कि आइज़ आर वेरी प्रीशियस। तो आप आँखों को लेके कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं। आँखों में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आपको आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना है, उन्हें दिखाना है। आपकी डाइट अच्छी रखनी है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ये लेने हैं। आपका जो दिनचर्या है वो सुनियोजित रखना है। नींद भी एक बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी फैक्टर है आँखों के स्वास्थ्य के लिए, भरपूर नींद लेना है। मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करते वक़्त हमने जो बातें डिस्कस की, वो आपको आपकी दिनचर्या में लाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आँखों के प्रति आपको मतलब किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो आपको आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना ही है। और साल में 1 बार रूटीन चेकअप आपको आँखों का रखना है। चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, आपको रूटीन चेकअप एक आँख का करते रहना चाहिए साल में 1 बार। आज हम सभी ने जाना मोतियाबिंद, टेरिजियम और नासूर जैसी बीमारियों के बारे में पूरे विस्तृत तरीके से हमें सर ने समझाया है,
और इस बातचीत से हमें यही पता चलता है कि इन सारी बीमारियों के लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कैसे जागरूकता के कारण हम घर पे ही इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करके तुरंत डॉक्टर का कंसल्टेशन ले सकते हैं और सही समय पर उपचार होना बहुत ज़रूरी है। दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर स्वप्निल बंसल सर का हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप सभी को हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आपको नेत्र संबंधित कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फ़ील फ्री अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों का हम जवाब दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आँखें सिर्फ़ देखने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी महसूस करने के लिए है। मैं रोज़िली गायकवाड़ आप सबसे फ़िलहाल के लिए अलविदा लेती हूँ। देखना ना भूलिए सहयोग मेड टॉक्स का अगला एपिसोड क्योंकि सही सलाह ही है सबसे अच्छी दवा। धन्यवाद।